स्वागत है आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कोशिका जीवन की निर्माण इकाई। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जरा सोचो, हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? सेल यानी कि कोशिका के बारे में। और कोशिका को देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। क्योंकि कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम उसे अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते। तो फिर मेरा सवाल ये है कि जब हमें कोशिका दिखाई ही नहीं देती तो आखिर इसके बारे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है? हमारी ज़िंदगी में इसका क्या कनेक्शन है? और सभी कहते हैं कि हमारे शरीर कोशिकाओं की बनी है, और अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप भी नहीं है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर ये कोशिकाएं आखिर कर क्या रही है? यही तो इंटरेस्टिंग बात है। और इसका जवाब समझने के लिए जरा अपने बचपन के बारे में सोचो। जब आप जन्म लिए थे तब तुम्हारा शरीर कितना छोटा था, और आज देखो कद बढ़ गया, हाथ पैर बड़े हो गए, शरीर का आकार बदल गया। हर दिन नाखून और बाल बढ़ते हैं, और कभी हाथ पर हल्की सी चोट लग जाए तो कुछ समय बाद वहाँ नई त्वचा भी बन जाती है। और अब सवाल यह है कि ये सब करता कौन है? क्या हमारे शरीर के अंदर कोई छोटा सा डॉक्टर बैठा है जो दिन रात हमारी बॉडी की रिपेयरिंग कर रही है? जी नहीं, हमारे शरीर के अंदर असंख्य छोटी छोटी कोशिकाएं लगातार काम करती रहती है, और यही कोशिकाएं हमारे शरीर की वृद्धि, निर्माण और मरम्मत जैसी जरूरी क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और एक आसान एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। जैसे एक बड़ा घर बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारा शरीर भी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। यानी कि कोशिका छोटी जरूर है, लेकिन हमारे पूरे शरीर के लिए इसका महत्व जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है, वह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो आखिर कोशिका होती क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, और ये हमारे शरीर में काम कैसे करती है, इन सारे सवालों के जवाब जो है हम इस पूरे चैप्टर में एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से यह स्वीकृत है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। यानी कि साइंटिस्ट लोग इस बात पर एकदम सहमत हैं कि धरती पर सबसे पहले जो लाइफ यानी कि जीवन उत्पन्न हुई थी वह पानी के अंदर ही हुई थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों की अपेक्षा परिवर्तित होती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले छोटे जलकुंडों में हुई होगी। अर्थात कुछ रिसर्च करने वाले का सोचना है कि बहुत बड़े समंदर की बजाय छोटे छोटे पानी के गड्ढों या कुंडों में जीवन शुरू हुआ होगा, जहाँ का माहौल लगातार बदलता रहता है। पर्यावरण के ऐसे उदाहरण उष्ण स्रोत हैं, यानी कि ऐसे बदलते और गर्म वातावरण का सबसे बढ़िया उदाहरण जो है नेचुरल गर्म पानी के सोते या फिर झरने होते हैं। भारत में लद्दाख की पूगा घाटी के उष्ण स्रोत ठंडी जलवायु में भी अत्यधिक उच्च तापमान, लगभग जल के क्वथनांक के बराबर बनाए रखते हैं। ऐसी पर्यावरणीय परिस्थितियां लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदिकालीन पृथ्वी की स्थितियों के समान प्रतीत होती है। इन उष्ण स्रोतों में रहने वाले जीव अधिकांशतः उष्मास्नेही जीवाणु होते हैं, जिन्हें तापरागी जीवाणु यानी कि थर्मोफाइल्स कहा जाता है, जो एक कोशिकीय होते हैं। तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। हमारे देश में लद्दाख जैसी जगह पर भी पूगा घाटी नाम की जगह है, जहाँ गर्म पानी के सोते हैं। वहाँ बाहर भले ही गलन वाली ठंड हो, लेकिन पानी का तापमान खौलते हुए पानी यानी कि क्वथनांक जितना गर्म रहता है। तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लद्दाख की किस घाटी के उष्ण स्रोत
प्रसिद्ध है या उबलने वाले तापमान वाले सोते कहाँ मिलते हैं? तो याद रखना है पूगा घाटी। तो याद रखना है, इसे नोट कर लीजिए, इसी पूगा घाटी में उबलने वाले तापमान वाले सोते मिलते हैं और यह कहाँ है? लद्दाख में। और ये पानी के सोते ठीक वैसा ही माहौल दिखाते हैं जैसा आज से करीब 3.5 अरब साल पहले जब धरती नहीं बनी थी या शुरुआत हो रही थी तब हुआ करता था। इतने खौलते और गर्म पानी में जो जीव जिंदा रहते हैं उन्हें गर्मी से प्यार होता है, इसलिए उसे उष्मा स्नेही या इंग्लिश में थर्मोफाइल्स जीवाणु कहते हैं। और ये बेचारे एकदम अकेले यानी कि एक ही सेल वाले एक कोशिकीय होते हैं। लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन उष्ण स्रोतों का अध्ययन किया और यह पाया कि इन उष्ण स्रोतों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट तीव्र गति से निर्मित हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट के ये निक्षेप प्रारंभिक कार्बनिक अणुओं को हानिकारक विकिरण और चरम स्थितियों से बचाते रहे होंगे। संभवतः इन्होंने पहली सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने में भी सहायता की होगी जो कोशिका की सीमा निर्धारित करती है। तो चलिए इसे समझते हैं। हमारे देश के लखनऊ शहर में जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब इनकी जांच की तो देखा कि इन गर्म पानी के झरनों के आसपास कैल्शियम कार्बोनेट बहुत तेज़ी से जमा हो रहा था और कैल्शियम कार्बोनेट की ये परतें या मलबे ने शुरुआती दौर के उन छोटे छोटे कार्बन वाले अणुओं को सूरज की खतरनाक किरणों यानी कि विकिरण और खतरनाक मौसम से सेफ रखा होगा। शायद इसी कैल्शियम कार्बोनेट ने आगे चलकर वो पतली पहली दीवार या झिल्ली बनाने में मदद की होगी या फिर जो तय करती है कि कोशिका की सीमा कहाँ तक है। सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन के अस्तित्व के मूलभूत स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। जीवाणु एवं यीस्ट जैसे कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिकीय, जबकि अन्य जीव जैसे कि पादप, मछली, पक्षी या मनुष्य लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुकोशिकीय, जो मिलकर कार्य करती है, एक जैसा कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाता है। विभिन्न उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं तथा अनेक अंग मिलकर कार्य करते हैं और अंगतंत्र बनाते हैं। अर्थात दुनिया का चाहे कोई भी जिंदा जीव हो, वो बिना सेल यानी कि कोशिका के बन ही नहीं सकता। सबकी बॉडी में कोशिका ही होती है। अगर आपको जिंदगी का सबसे छोटा बेस या फिर पिलर देखना है तो वो सिर्फ कोशिका है। यहीं से लाइफ की असली शुरुआत होती है। बैक्टीरिया और यीस्ट जैसे छोटे जीव सिर्फ एक सेल से अपना पूरा काम चला लेते हैं, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय कहते हैं। वहीं पेड़ पौधे, मछली, चिड़िया और हम इंसान यानी कि मनुष्य करोड़ों लाखों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय कहा जाता है और ये सब मिलकर काम करते हैं। एवं जब एक जैसी शक्ल और एक जैसा काम करने वाली बहुत सारी कोशिकाएं आपस में हाथ मिला लेती है तो उसे बायोलॉजी में हम लोग उत्तक कहते हैं यानी कि टिश्यू कहते हैं। अर्थात टिश्यू क्या होता है? कोशिकाओं का एक समूह होता है। एवं ऐसे ही अलग अलग टिश्यू मिलकर एक बड़ा अंग यानी कि ऑर्गन बना लेते हैं। एवं पूरा सिस्टम यानी कि और बहुत सारे अंग मिलकर पूरा सिस्टम या फिर अंग तंत्र बना लेते हैं। यानी कि ऐसे ही अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ा अंग बनाते हैं, जैसे कि दिल, फेफड़ा, पेट और बहुत सारे अंग मिलकर पूरा सिस्टम या फिर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम तैयार करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी चलती है। उदाहरण के लिए
नासारंध्र, नासा गुहा, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। यद्यपि कोशिकाएं ऊतकों, अंगों और अंग तंत्रों में संगठित होती है, तब भी कोशिका सभी जीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई बनी रहती है। अतः ऐसे में यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ये सूक्ष्म कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती है, कोशिका के विभिन्न घटक क्या हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं के मध्य संचार किस प्रकार होता है, क्या कोशिकाएं सदैव जीवित रहती है अथवा वे मृत हो जाती है। इस अध्याय में हम कोशिकाओं के रोमांचक संसार में प्रवेश करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अन्वेषण करेंगे। अर्थात नाक का छिद्र, नाक का गुहा, श्वास नली और फेफड़े यानी कि सांस की नली और फेफड़े सब मिलकर सांस लेने वाला पूरा सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र बनाते हैं। एवं भले ही कोशिकाएं आपस में जुड़कर ऊतक, अंग, पूरा सिस्टम बना ले, लेकिन फिर भी किसी भी जीव के शरीर को बनाने और उसका काम चलाने की सबसे छोटी और असली इकाई कोशिका ही रहती है। इसलिए यह सोचना बिल्कुल लाजमी है कि इतनी छोटी छोटी आँखों से न दिखने वाली कोशिकाएं आखिर अंदर ही अंदर काम कैसे करती होगी, कोशिका के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती होगी, हमारी बॉडी के अंदर एक सेल से दूसरे सेल तक बातचीत यानी कि सिग्नल कैसे पहुंचता होगा, क्या कोशिकाएं हमेशा जिंदा रहती है या फिर मर जाती है। इस चैप्टर में जो है हम सेल्स के इस मज़ेदार दुनिया के अंदर जाकर इन सारे सवाल के जवाब ढूंढेंगे। अब क्या सवाल यह है कि इतनी छोटी कोशिकाओं की पढ़ाई या रिसर्च कैसे की जाती है, हमारी आँखों के पास रखी दो चीज़ों को अलग अलग साफ साफ देख पा रही है या फिर नहीं, इसे देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोशिकाओं का अध्ययन कैसे करेंगे। मानव नेत्र द्वारा दो अति निकट वस्तुओं को अलग और विशिष्ट रूप से देखने की क्षमता को हम क्या कहते हैं। एक कागज पर बनाए दो छोटे बिंदुओं की कल्पना कीजिए। जैसे जैसे ये बिंदु हमारी आंखों के निकट आते हैं, तब एक स्थिति ऐसी आती है जहां वे अलग अलग दिखाई नहीं देते। लगभग 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र का निकट बिंदु से देखने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है, तो वे दोनों अलग अलग बिंदुओं के रूप से देखे जा सकते हैं। अन्यथा इससे कम दूरी में वे एक ही बिंदु के रूप में प्रतीत होते हैं। इसे मानव नेत्र की विभेदन सीमा कहा जाता है, जो 0.1 मिलीमीटर है। तो हम लोग इसे समझते हैं, हमारी आँखों के पास रखी दो चीज़ों को अलग अलग साफ साफ देख पा रही है या नहीं, इसे देखने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अगर आप कागज पर दो बिंदु पास पास बनाएं और उन्हें अपनी आँख के बहुत पास लाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वे दोनों अलग दिखने के बजाय एक में ही मिलने लगेंगे। आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखने पर अगर दो बिंदुओं के बीच कम से कम 0.1 मिलीमीटर की दूरी हो, तभी वे अलग दिखते हैं, वरना पास होने पर एक ही लगेंगे। आँख की इसी अलग अलग देख पाने की लिमिट को क्या कहते हैं, विभेदन सीमा कहते हैं, जो इंसानी आँख के लिए 0.1 मिलीमीटर होती है। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि आँखों की यानी कि मानव नेत्र की विभेदन सीमा कितनी होती है, तो याद रखना 0.1 होती है। और आँख का निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। सामान्यतः कोशिका इतनी छोटी है कि उसे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। और आप चित्र 2.1 इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि कोशिका जीव विज्ञानियों ने मानव नेत्र की विभेदन सीमा से बहुत छोटी कोशिकाओं की संरचना और कार्य का अध्ययन किस प्रकार से किया होगा। अर्थात आमतौर पर कोशिका इतनी ज़्यादा छोटी होती है कि उसे हम अपनी खुली आँखों यानी कि नग्न आँखों से कभी नहीं देख सकते।
और इससे यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब आँखों की हैसियत जो है केवल और केवल 0.1 मिलीमीटर तक देखने की है, तो साइंटिस्टों ने उससे भी छोटी कोशिकाओं के स्ट्रक्चर और काम करने के तरीके को कैसे पढ़ लिया होगा। आपने उत्तल लेंस के विषय में पढ़ा है कक्षा 8 जिज्ञासा अध्याय 10 में। वस्तु का आवर्धन करने के लिए एक उत्तल लेंस या लेंसों का संयोजन अर्थात एक अभिदृश्यक लेंस और एक नेत्रिका का उपयोग किया जाता है, जिससे वस्तु का आकार बड़ा दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 8 में उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा होगा। किसी भी छोटी चीज़ों को बड़ा यानी कि उसको मैग्नीफाई करके देखने के लिए उत्तल लेंस या लेंसों के सेट यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे चीज़ें जो है बड़ी दिखने लगती है। और आप अगर इस चित्र को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है किन किन चीज़ों को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं और किसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ष 1665 में एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी लगभग 200 से 300 गुना आवर्धक क्षमता वाला का उपयोग करके कोशिका का अवलोकन किया। कॉर्क के एक पतले टुकड़े की जांच करते समय इन्होंने बक्से जैसे छोटे कोष्ठों को देखे और उन्हें सेल यानी कि कोशिका नाम दिया। तो रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले इंसान थे जिसने सन 1665 में खुद अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, जिसकी ताकत जो है चीज़ों को 200 से 300 गुना बड़ा करने की थी, इस्तेमाल करके सबसे पहले कोशिका को देखा था। और ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। तो यह हम लोग नोट कर लेंगे कॉपी में कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब किया था, तो 1665 ईस्वी में किया था। तो पेड़ की छाल यानी कि कॉर्क के पतले टुकड़े को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे बक्से या कमरे जैसे दिखे, जिन्हें उन्होंने लैटिन भाषा शब्द के आधार पर सेल नाम दिया। क्या दिया? सेल यानी कि कोशिका नाम दे दिया। विद्यालय की प्रयोगशालाओं में प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग वस्तुओं के अवलोकन के लिए किया जाता है, यानी कि स्कूल की लैब में छोटी मोटी चीज़ों को देखने के लिए जिसे माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है उसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की संरचना। तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे दर्पण लगा है, यहाँ पे नेत्रिका का स्थान है, यहाँ पे हत्था है, यहाँ आधार है, काय नली, इसको एकदम काफ़ी अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न अभिदृश्यकों लेंसों जैसे कि 10x 40x से दृश्य प्रकाश में बेहतर आवर्धन और विभेदन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। आपने विद्यालय की प्रयोगशाला में सूक्ष्मदर्शी के विभिन्न भागों का अवलोकन कीजिए और विभिन्न वस्तुओं की सूक्ष्म संरचनाओं का अवलोकन करने के लिए इसका उपयोग कीजिए। सूक्ष्मदर्शी से देखने के पश्चात आपको वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब दिखेगा। क्या अब आप उसके वास्तविक आकार का अनुमान लगा सकते हैं? तो माइक्रोस्कोप में जो अलग अलग लेंस लगे होते हैं जैसे कि 10x या फिर 40x वाले, उनकी मदद से हम रोशनी में किसी भी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा और साफ यानी कि आवर्धन और विभेदन करके देख पाते हैं। और यहाँ बोला जा रहा है कि आप अपने स्कूल की लैब में जाकर माइक्रोस्कोप के अलग अलग पार्ट्स को देखिए और छोटी छोटी चीज़ों की अंदर की बनावट को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। किसका? सूक्ष्मदर्शी का, यानी कि माइक्रोस्कोप का। जब आप माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को देखेंगे तो वह आपको असली साइज से काफ़ी बड़ी यानी कि आवर्धित दिखाई देगी। क्या देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो चीज़ें असलियत में कितनी बड़ी होगी? तो
अब जो है यहाँ क्रियाकलाप 2.1 दिखाया गया है। आइए कोशिका के आकार का अनुमान लगाएं। तो आप अपने स्कूल के लैब में इसका एक्सपेरिमेंट करके यह देख सकते हैं कि आखिर सूक्ष्मदर्शी पर कोशिका कितनी बड़ी दिखती है। एवं यहाँ पर चित्र 2.3 में एक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को दिखाया गया है। यह एक एडवांस मशीन है जिसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के अतिरिक्त वैज्ञानिक उच्च क्षमता वाले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का भी उपयोग करते हैं जो कोशिका संरचना का सूक्ष्म विवरण दर्शाते हैं। इन उपकरणों में अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पुंज का उपयोग किया जाता है। इसमें हम नैनोमीटर स्तर पर कोशिका संरचना को उल्लेखनीय स्पष्टता के साथ देख सकते हैं। एक नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। तो हम लोग इसे समझ लेते हैं। साधारण लाइट माइक्रोस्कोप के अलावा साइंटिस्ट लोग बहुत हाई पावर वाले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं जिससे सेल के अंदर छोटी से छोटी बारीकी भी साफ साफ दिख जाती है। इन खतरनाक मशीनों में साधारण रोशनी यानी कि प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन पुंज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चीज़ें और ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बड़ी होकर दिखे। इसकी मदद से हम सेल के अंदर की बनावट को नैनोमीटर लेवल तक एकदम क्रिस्टल क्लियर देख सकते हैं। और याद रखेंगे कि 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1 मीटर का अरबवां भाग। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इस प्रकार सूक्ष्मदर्शी द्वारा छोटी से छोटी संरचनाओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जो कोशिका संरचना के अध्ययन को और स्पष्ट बनाता है। वर्षों से वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी की 3 मुख्य विशेषताओं विभेदन, स्पष्टता का माप, विपर्यास किसी वस्तु के विभिन्न भागों की धुति में अंतर और आवर्धन में सुधार करके सूक्ष्मदर्शी को बेहतर बनाया है। इन सुधारों ने सूक्ष्मदर्शी को कोशिकाओं के अध्ययन के लिए एक सशक्त उपकरण में परिवर्तित किया है। यानी कि इस तरह माइक्रोस्कोप की मदद से बारीक चीज़ों को साफ साफ देखा जा सकता है जिससे सेल की बनावट को पढ़ना और आसान हो जाता है। पिछले कई सालों में साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप को 3 खासियतों यानी कि विभेदन जिसे कहते हैं साफ साफ देखना, विपर्यास यानी कि अलग अलग हिस्सों में फर्क दिखाना और तीसरा है आवर्धन यानी कि बड़ा दिखाना और बेहतर कर देना। एवं इन बदलावों की वजह से माइक्रोस्कोप कोशिकाओं की पढ़ाई करने के लिए एक बहुत ही तगड़ा और पावरफुल हथियार बन चुका है। क्रम विक्षण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अवलोकन की गई कोलोकेशिया की पत्ती की निचली सतह का चित्र आप देख सकते हैं। तो यह जो चित्र 2.4 है रंध्र को दर्शाते हुए कोलोकेशिया की पत्ती की निचली सतह का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। तो यहाँ पर जो है चित्र 2.4 में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि SEM से अरबी कोलोकेशिया की पत्ती के नीचे की सतह की फोटो दिखाई गई है। तो अब देखते हैं कोशिका की संरचना यानी कि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कोशिका की बनावट कैसी होती है, सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप समझ चुके हैं कि कोशिकाएं विशेष ऊतकों और अंगों में संगठित होती है और सामूहिक रूप से विशिष्ट कार्य करती है। इन कोशिकाओं को इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए एक दूसरे के साथ और अपने परिवेश के साथ अन्योन्य क्रिया करने में सक्षम होना चाहिए। ये अन्योन्य क्रियाएं कोशिका की सीमा पर होती है जहां पदार्थ कोशिकाओं और उनके बाहरी परिवेश के बीच आवागमन करते हैं। एक कोशिकीय जीव भी कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं और अपने परिवेश के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि अब तक आप जान गए होंगे कि सेल्स आपस में जुड़कर खास टिश्यू और ऑर्गन्स बनाती है और सब मिलकर एक साथ कोई खास काम को अंजाम देती है। एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करने के लिए ज़रूरी है कि कोशिकाएं आपस में और अपने आसपास के माहौल के साथ
तालमेल बैठा सके, यानी कि इंटरेक्शन कर सके। और यह सारा तालमेल सेल की बाउंड्री पर होता है, जहाँ से चीज़ें अंदर और बाहर आती जाती रहती है। जो जीव अकेले एक ही सेल के बने होते हैं, वे भी अपनी सेल मेम्ब्रेन के जरिए चीज़ों का लेन देन करते हैं और बाहर का माहौल के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका की सार्वत्रिक विशेषता। अर्थात अब जो टॉपिक है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जो हर कोशिका में पाई जाने वाली एक कॉमन और पक्की चीज है। कोशिका झिल्ली एक पतला आवरण है जो कोशिका को प्रत्येक ओर से घेर कर रखती है और उसकी अंतर्वस्तु की रक्षा करती है। यह कोशिका की विशिष्टता को निर्धारित करती है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक रूप से पारगम्य होती है, अर्थात यह सब कुछ पदार्थों को अपने से होकर पार जाने देती है, जबकि कुछ पदार्थों को रोक लेती है। आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों की कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली से किस प्रकार पार हो जाती है। कोशिकाओं की कोशिका में कोशिका झिल्ली की संरचना उससे पार होकर जाने वाले पदार्थों की गति को किस प्रकार नियंत्रित करती है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली एक बहुत ही पतली सी परत होती है जो सेल को चारों तरफ से पैक करके रखती है और उसके अंदर का सारा सामान सेफ रखती है, और यही तय करती है कि सेल की पहचान क्या है, और इसे प्यार से प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन बड़ी चालाक होती है। यह वर्णनात्मक रूप से पारगम्य होती है, यानी कि सिर्फ काम की चीज़ों को अंदर बाहर जाने देती है और फालतू या नुकसान वाली चीज़ों को रोक लगा देती है। और एग्ज़ाम में यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और काफ़ी बार आता है। कोशिका झिल्ली की इस चुनिंदा नेचर यानी कि सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर वर्णनात्मक पारगम्य कहा जाता है। यह परीक्षा का जो है ना एकदम इम्पॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। तो हम लोग इसे कॉपी में नोट कर लेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, यानी कि वर्णनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि इसका जो नेचर है काफ़ी चुनिंदा नेचर होता है। और आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फेफड़े की एयर सैक्स यानी कि कोशिकाओं की झिल्ली को चीरकर आना जाना करती है। फेफड़ों की इन सेल्स की बनावट ऐसी क्या खूबी रखती है जो तय करती है कि कौन सी गैस अंदर जाएगी, कौन सी बाहर। तो आप क्रियाकलाप 2.2 करके इसे समझ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। क्या होगा यदि मूंग के बीजों को 12 घंटे तक जल में भिगोने, यानी कि अगर आप मूंग के फूले हुए बीजों को बहुत गाढ़े यानी कि सांद्र नमक या फिर चीनी के घोल में डाल देंगे, तो बीज के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा और बीज जो है पिचक जाएगी यानी कि सिकुड़ जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है क्रियाकलाप 2.2 का अवलोकन। तो बीकर क आलू के टुकड़े के आमाप में वृद्धि हो जाती है। बीकर ख आलू का टुकड़ा संकुचित हो जाता है, यानी कि सादे पानी वाले बीकर में आलू का टुकड़ा फूल गया क्योंकि पानी अंदर घुस गया था, और बीकर ख नमक या फिर चीनी वाले गाढ़े घोल में आलू का टुकड़ा पिचक गया क्योंकि अंदर का पानी बाहर निकल आया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोशिका झिल्ली जल को कोशिका के भीतर और बाहर आने जाने देती है, किंतु चीनी या नमक के अणुओं को रोक देती है। यानी कि सारा खेल सेल मेम्ब्रेन का है। यह पानी को तो आने जाने देती है, लेकिन नमक चीनी के बड़े अणुओं को बाहर या फिर अंदर जाने से रोक देती है। जल तनु विलयन क्षेत्र, जहाँ जल के अणुओं की सांद्रता अधिक और विलय के अणुओं की सांद्रता कम होती है, से सांद्र विलयन क्षेत्र, जहाँ जल के अणुओं की सांद्रता कम और विलय के अणुओं की सांद्रता अधिक होती है, की ओर गति करता है। जब तक दोनों क्षेत्रों की सांद्रता एक समान नहीं हो जाती, एक वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल की इस गति को परासरण कहते हैं।
अर्थात पानी हमेशा अपनी ज़्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह में गाढ़े घोल की ओर भागता है, ताकि दोनों तरफ का बैलेंस बराबर हो जाए। और इसी पानी के आने जाने की घटना को एक खास झिल्ली यानी कि सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए हो तो इसे परासरण कहते हैं। यानी कि यह जो अंदर बाहर जाने की जो घटना होती है झिल्ली के जरिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग? परासरण कहते हैं। आपने कक्षा 8 के अध्याय 7 में क्रियाकलाप 7.8 जल में रंजक का फैलना और 7.9 वायु में सुगंध का फैलना में पढ़ा है कि पदार्थ के कण सांद्रता में अंतर के कारण परस्पर मिश्रित होते हैं, जिसे सांद्रता प्रवणता भी कहते हैं। विसरण उच्च से निम्न सांद्रता की ओर कणों की शुद्ध गति है, जो झिल्ली के बिना भी होती है। परासरण एक वर्णनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली के पार जल का विसरण है। इसी परागण की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। यानी कि विसरण में किसी भी झिल्ली की जरूरत नहीं होती है। कण अपने आप ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर फैल जाते हैं। जैसे कि कमरे में अगर अगरबत्ती का धुआं जला दिया जाए तो वह ऑटोमेटिक जो है ज़्यादा सांद्रता वाले जगह से कम सांद्रता वाली जगह की ओर फैल जाता है। आसान भाषा में कहे तो ऑस्मोसिस असल में पानी का ही विसरण है। बस शर्त यही है कि बीच में एक चुनिंदा दीवार यानी कि झिल्ली होनी चाहिए। अर्थात परासरण क्या है? असल में पानी का विसरण ही है। यानी कि वह किस पर निर्भर करता है? बस झिल्ली होना चाहिए एक। पेड़ पौधों को जो पानी मिलता है वह इसी परासरण के जरिए मिट्टी से खींचकर जड़ों के अंदर जाता है। तो अब देखते हैं क्या होगा यदि अगर बाहर के घोल और सेल के अंदर का सांद्रता लेवल बराबर है, तो सेल ना तो फूलेगी ना ही पचकेगी। यह जो है क्या रहेगी? समपरासारी विलयन रहेगी, यानी कि समान रहेगी। लेकिन अगर बाहर का घोल जो है पतला है, पानी यानी कि पानी ज़्यादा है, तो पानी सेल के अंदर घुसेगा और सेल जो है फूल जाएगी और इसे क्या बोलेंगे? अल्प परासारी विलयन। एवं अगर बाहर का घोल बहुत गाढ़ा यानी कि नमक या फिर चीनी ज़्यादा है, तो सेल का पानी बाहर खिंच आएगा और जो है सेल जो है पिचक जाएगी। इसे जो है अति परासारी कहते हैं। तो इसका नाम से ही क्लियर है, सम परासारी। सम मतलब बराबर, अल्प परासारी, अल्प मतलब थोड़ा, यानी कि थोड़ा फूलेगी। सम परासारी मतलब बराबर रहेगी, अल्प परासारी मतलब बराबर थोड़ा सा फूलेगी, और अति मतलब अधिक, तो अधिक पिचक जाएगी। संरचनात्मक रूप से कोशिका झिल्ली अत्यंत पतली होती है, लगभग 7 से 10 नैनोमीटर मोटी, 1 नैनोमीटर बराबर 0.0000001 मिलीमीटर। यह लिपिड, वसा और प्रोटीन से बनी होती है। तरल मोज़ेक मॉडल इसकी यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसकी संरचना को स्पष्ट करता है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन की मोटाई बहुत ही कम होती है, 7 से 10 नैनोमीटर होती है। सेल मेम्ब्रेन की बनावट कैसी है यह समझने के लिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम का सिद्धांत दिया गया है और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कोशिका झिल्ली की संरचना समझाने वाला मान्य मॉडल, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वसा यानी कि लिपिड की 2 परतों से बनी होती है, जिसमें पानी से प्यार करने वाला सिर बाहर और नफरत करने वाली पूंछ अंदर होती है, और इसी में प्रोटीन के दाने फंसे रहते हैं। चूंकि झिल्ली के अंदर अणु पार्श्व गति कर सकते हैं, पलट सकते हैं और घूम सकते हैं, इसलिए यह तरल है यानी कि फ्लूइड है। अर्थात सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो अणु होते हैं वे इधर उधर भाग सकते हैं, पलट सकते हैं और घूम फिर सकते हैं, इसलिए इसकी बनावट जो है फ्लूइड होती है यानी कि तरल होती है।
झिल्ली में प्रोटीन गेटकीपर की भांति कार्य करते हैं और पदार्थों को भीतर आने और बाहर जाने में सहायता करते हैं। यानी कि झिल्ली के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वे चौकीदार की तरह काम करते हैं और तय करते हैं कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी और कौन सी चीज़ बाहर जाएगी। चूँकि अणु इस तरह व्यवस्थित होते हैं जैसे मोज़ेक में टाइलें, इसलिए मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसे। यानी कि चूँकि इसके अंदर अणु फर्श पर लगी रंग बिरंगी टाइलों की तरह जड़े होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। सभी जीवित कोशिकाएं अपने परिवेश और अपने आसपास की कोशिकाओं के साथ कोशिका झिल्ली के माध्यम से संप्रेषण करती है। यद्यपि पादपों, कवकों और जीवाणुओं की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। आपके विचार से इन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की क्या आवश्यकता है? यानी कि हर जिंदा सेल अपने आसपास के माहौल और बगल वाली सेल से बातचीत या फिर सिग्नल का आदान प्रदान इसी सेल मेम्ब्रेन के जरिए करती है। पौधे, पेड़, कवक और बैक्टीरिया की सेल्स में सेल्स मेम्ब्रेन के बाहर भी एक फालतू मजबूत परत होती है जिसे सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। जरा सोचिए, इन जीवों को इस बाहरी दीवार की आखिर क्या जरूरत पड़ती हो? यानी कि पेड़, पौधे और कवक और बैक्टीरिया के सेल्स में एक्स्ट्रा क्या होता है? यानी कि कोशिका झिल्ली तो होता ही है, लेकिन इसके बाहर एक परत होता है। क्या होता है? एक परत होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोशिका भित्ति बोलते हैं। यानी कि इसमें डबल लेयर होती है, एक कोशिका झिल्ली की और इसके बाहर कोशिका भित्ति की। तो क्या हमारे शरीर के कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति होती है? नहीं, यह जो है पेड़, पौधे, कवक और बैक्टीरिया की सेल्स में होती है। तो अब यहाँ पर क्रियाकलाप 2.3 के जरिए दिखाया गया है। आप इसका एक्सपेरिमेंट करके इसे देख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति, कोशिकाओं का बाहरी आवरण। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति के बारे में, जो सेल्स का बाहरी कवच होता है। सामान्यतः पादप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, इसलिए इन्हें प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे कि वायु और वर्षा को सहन करने के लिए एक दृढ़ संरचना की आवश्यकता होती है। अतः पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे चलकर भाग नहीं सकते, इसलिए तेज आंधी, तूफान और बारिश जैसी खतरनाक मौसम की मार झेलने के लिए उन्हें एक मजबूत बॉडी की ज़रूरत होती है। और यही वजह है कि पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और अतिरिक्त कड़क परत पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति पत्तियों और फूलों की दृढ़ता बनाए रखने, उनके आकार को बनाए रखने और पौधों को सीधा खड़े रखने में भी सहायता करती है। दृढ़ होते हुए भी कोशिका भित्ति पारगम्य होती है। इसका अर्थ है कि जल और कुछ घुले खनिज उसमें आर पार जा सकते हैं। कोशिका झिल्ली की वर्णनात्मक पारगम्यता के साथ साथ कोशिका भित्ति की पारगम्यता पादप जड़ों को मृदा से जल और पोषक तत्व अवशोषित करने में सहायता करती है। यानी कि यह कोशिका भित्ति पत्तियों और फूलों को कड़क रखती है, उनका शेप बनाए रखती है और पौधों को सीना तानकर सीधा खड़ा रखने में मदद करती है। भले ही यह बहुत सख्त और मजबूत होती है, लेकिन फिर भी पारगम्य होती है, यानी कि परमेबल होती है, यानी कि पानी को और घुले हुए मिनरल्स को इसमें आसानी से आर पार निकलने देती है। सेल मेम्ब्रेन के सिलेक्टिव नेचर और सेल वॉल की इस आर पार भेजने की खूबी की वजह से ही पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी और जरूरी पोषक तत्व आसानी से खींच पाती है। जब हम चीनी के सांद्र विलयन में राइयों की पत्ती या प्याज की झिल्ली को रखते हैं तो परासरण के कारण पादप कोशिकाओं से जल की हानि होती है। तथापि कोशिकाएं आकार में नहीं सिकुड़ती क्योंकि उनकी दृढ़ कोशिका भित्ति उनका आकार बनाए रखती है।
अर्थात जब हम प्याज की झिल्ली या पौधे की पत्ती को बहुत गाढ़े चीनी के घोल में डालते हैं तो परासरण की वजह से सेल के अंदर का पानी बाहर खींचकर निकल जाता है। इसके बावजूद पौधे की कोशिकाएं पूरी तरह से पिचक कर छोटी नहीं होती, क्योंकि उनकी मजबूत सेल वाल उनके आकार को बिगड़ने नहीं देती है। और जब अंदर की प्लाज्मा झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग होने लगती है तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? जीव द्रव्य कुंचन। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो होता है क्या, जब बाहर पानी खींचने की वजह से सेल की अंदरूनी चीजें सिकुड़ जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं के मूल आकार को बनाए रखने में सहायता करती है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि सेल वाल जो है, कोशिका भित्ति जो है, वही पौधे की सेल का असली आकार बिगड़ने नहीं देती है। जंतु कोशिकाओं जैसे कि कपोल कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, अतः चीनी के सांद्र विलयन में रखने पर वे जल की हानि के कारण संकुचित हो जाती है। सुदृढ़ कोशिका भित्ति के अभाव में जंतु कोशिकाएं सरलता से आकार में परिवर्तन कर सकती है। यह कोशिकीय लचीलापन जंतु ऊतकों की गति और कार्यप्रणाली में सहायक होता है। यानी कि हमारे गाल यानी कि कपोल जैसी एनिमल सेल्स में कोई सेल वाल नहीं पाई जाती है। इसी वजह से गाढ़े चीनी के घोल में रखने पर जंतु कोशिकाएं पानी बाहर निकालने से पूरी तरह से पिचक जाती है। सख्त दीवार न होने के कारण जंतु कोशिकाएं आसानी से अपना शेप बदल सकती है। सेल्स का यही लचीलापन जंतुओं के अंगों और ऊतकों को हिलने डुलने और काम करने में मदद करता है। पादप कोशिका भित्ति प्राथमिक रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। यह अनेक ग्लूकोज इकाइयों के जुड़ने से बनता है। हमारे आहार में सेल्यूलोज रुक्षांश के रूप में कार्य करता है, जो पाचन में सहायता करता है। कवकों और जीवाणुओं जैसे कुछ सूक्ष्म जीवों में भी अपनी कोशिकाओं को सुरक्षा और संरचनात्मक सहायता प्रदान करने के लिए एक कोशिका भित्ति होती है। अर्थात पौधों की सेल वाल मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है, जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। इसे आप नोटबुक में नोट कर लें। और यह जो सेल्यूलोज है बहुत सारे ग्लूकोज के अणुओं के आपस में जुड़ने से तैयार होता है। जो खाना हम खाते हैं उसमें मौजूद सेल्यूलोज रफेज यानी कि फाइबर का काम करता है, जो हमारा पेट साफ रखने और पाचन में मदद करता है। सिर्फ पौधों में ही नहीं बल्कि फंगस यानी कि कवक और बैक्टीरिया में भी खुद को साफ रखने के लिए सेल वॉल होती है। यानी कि कवक और जीवाणु में भी सेल वॉल होती है। किस लिए होती है? खुद को सेफ रखने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका का आंतरिक भाग, एक समन्वित कार्यप्रणाली, यानी कि कोशिका के अंदर के हिस्से के बारे में कि यह कैसे मिलकर पूरा सिस्टम चलाता है। आपने पढ़ा है कि अधिकांश कोशिकाओं के 3 मूल भाग होते हैं। एक वर्णनात्मक रूप से पारगम्य झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, एक अर्धतल जेली जैसा पदार्थ जिसे कोशिका द्रव कहते हैं और एक सुपृष्ठ केंद्रक। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका द्रव में अनेक उपकोशिकीय घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनल्स कहते हैं, और इसमें अन्य पदार्थ भी होते हैं जिसमें अधिकांश केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। यानी कि ज़्यादातर सेल्स के 3 मेन पिलर होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जेली जैसी लिक्विड यानी कि कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म, और साफ सुथरा केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि कोशिका के 3 प्रमुख मूलतः भाग कौन कौन से होते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। आप इसे नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और इन्हें देखने के लिए भारी भरकम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो क्रियाकलाप 2.4 आइए अध्ययन करें के अंतर्गत यहाँ पे दिखाया गया है। यह जो है एक जीवाणु कोशिका का एक प्रारूप है एवं यह चित्र ख जो है यह पादप कोशिका का चित्र है एवं चित्र ग जो है एक जंतु कोशिका का चित्र है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है और कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप जो है इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और हर सेल के अंदर कौन कौन सी अलग अलग चीजें मौजूद हैं उनकी जांच कीजिए। एक जीवाणु कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली आबद्ध कोशिकांग अपनी झिल्ली से घिरे होते हैं, कोशिकांग नहीं होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक यानी कि पूर्व केंद्रकी कोशिकाएं कहते हैं। प्रो का अर्थ है पूर्व और कार्यों का अर्थ है केंद्रक। पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में अधिकांशतः कोशिका गतिविधियां प्रत्यक्षतः कोशिका द्रव्य में होती है। इसके विपरीत पादप और जंतु कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक और अनेक झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं। ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकी कोशिकाएं कहते हैं। यू का अर्थ है वास्तविक और कार्यों का अर्थ है केंद्रक। पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी कोशिकाओं की विशेषताओं का अधिक विवरण तालिका 2.2 में दिखाया गया है। तो हम लोग जो है इस पूरे को एकदम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। बैक्टीरिया जैसी सेल के अंदर कोई साफ सुथरा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक या फिर झिल्ली से ढके हुए अंग यानी कि कोशिकांग जो है नहीं पाए जाते हैं। तो क्या समझा हम लोगों ने कि बैक्टीरिया में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, यानी कि क्या नहीं पाए जाते हैं, केंद्रक नहीं पाए जाते हैं जीवाणु में। ऐसी कच्ची या फिर शुरुआती सेल्स को प्रोकैरियोटिक या फिर पूर्व केंद्रकी कोशिकाएं कहते हैं, जहां प्रो का मतलब होता है पुराना और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका का उदाहरण है। तो जीवाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, आप इसे नोट कर लें। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल के अंदर होने वाले ज़्यादातर काम सीधे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही होते हैं, और इसके विपरीत पेड़ पौधों और जानवरों की सेल्स में एकदम पक्का और साफ न्यूक्लियस होता है और झिल्ली से ढके हुए कई सारे कोशिकांग भी होते हैं। और ऐसी विकसित सेल्स को यूकैरियोटिक या फिर सुकेंद्रकी कोशिकाएं कहा जाता है, जहां यू का क्या मतलब होता है असली और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो एग्जाम में यह भी बार बार पूछा जाता है कि पादप और जंतु कोशिकाएं कैसी कोशिका होती है, तो यूकैरियोटिक होती है। पादप और जंतु कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक होती है। तो अब जो है हम लोग संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं की तुलना को देखते हैं। तो ये जो है आप खुद से कर सकते हैं इमेज को देख के। ऊपर में जो तीनों का डायग्राम दिया गया है आप उसमें देख सकते हैं कि जीवाणु कोशिका में क्या पाया जाता है, पादप कोशिका में क्या पाया जाता है और जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है। तो यह जो है आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा। और तालिका 2.2 में पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी कोशिकाओं के मध्य में तुलना दिया गया है।
सुकेंद्रकी कोशिकाओं में अत्यंत पतले तंतुओं का जाल एक कोशिका पंजर यानी कि स्केलेटन बनाता है। यह कोशिका पंजर कोशिका को संरचनात्मक स्थिरता प्रदान करता है एवं कोशिका के आकार को बनाए रखता है तथा कोशिका की गति और आंतरिक परिवहन में सहायता प्रदान करता है। यह केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक अलग इकाई के रूप में दिखाई देता है। कोशिका द्रव में मंड पादप कोशिकाओं में अथवा कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिलिका के क्रिस्टल कुछ पादप कोशिकाओं में भी संग्रहित हो सकते हैं। इन्हें कोशिका अंतरंगक यानी कि सेल इंक्लूजन्स कहा जाता है। तो हम लोग इसे समझते हैं। विकसित यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर बहुत बारीक धागों का एक जाल बिछा होता है जिसे क्या कहते हैं, साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका पंजर कहते हैं। और एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कोशिका को अंदर से ढांचा और स्थिरता देने वाले तंतुओं के जाल को क्या कहते हैं, कोशिका पंजर कहते हैं। और यह क्या काम करता है, सेल को मजबूत बनाए रखता है, उसके शेप बिगड़ने नहीं देता है और अंदर सामान लाने जाने यानी कि सामान ले जाने और हिलने डुलने में मदद करता है। और इसे देखने के लिए आम माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि खतरनाक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में स्टार्च यानी कि मंड या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट और सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े भी जमा हो सकते हैं। सेल के अंदर जमा इन फालतू या स्टोर पदार्थों को सेल इन्फ्लूजन यानी कि कोशिका अंतरुक कहते हैं या फिर कोशिका अंतरंगक कहते हैं। तो अब देखते हैं सुकेंद्रकी कोशिकाओं को इन कोशिकांगों की आवश्यकता क्यों होती है। सुकेंद्रकी कोशिकाएं बहुत एडवांस होती है। ये अलग अलग कोशिकांगों का इस्तेमाल करके एक साथ कई सारे काम निपटा सकती है। कोशिकांग कोशिका में नए पदार्थ बनने, अपशिष्ट हटाने और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करते हैं। ये मिलकर एक कोशिका के सभी कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कोशिकाएं एक सूक्ष्म सजीव कार्यशाला की भांति होती है जिसका प्रत्येक भाग एक विशिष्ट कार्य करता है। आइए हम एक कोशिका के भीतर उपस्थित इन विशेष संरचनाओं का अन्वेषण करें। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। कोशिका के अंदर के ये छोटे अंग बिल्कुल किसी फैक्ट्री के वर्कर की तरह हैं। कोई चीज़ बनाता है, कोई कचरा बाहर फेंकता है, तो कोई एनर्जी सप्लाई करता है यानी कि ऊर्जा सप्लाई करता है। और सेल एक छोटी सी वर्कशॉप या फिर फैक्ट्री है जहाँ हर अंग का अपना फिक्स काम है और सब मिलकर पूरी मशीन को चलाते हैं। केंद्रक सेल का बॉस है। जैसे किसी कंपनी का हेड ऑफिस होता है जो सारे ऑर्डर यानी कि अनुदेश देता है, वैसे ही केंद्रक क्या करता है, कोशिका को कंट्रोल करता है। कोशिका को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए कि कोशिका का कंट्रोल सेंटर केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के ऊपर 2 परतों वाली सिक्योरिटी दीवार होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों के आवागमन को संभव बनाते हैं। यानी कि इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ताकि जरूरी सामान अंदर बाहर जा सके। केंद्रिका केंद्रक में स्थित एक सघन गोल पिंड होता है जिसमें राइबोसोम की उप इकाइयों का संश्लेषण होता है। इसके पश्चात ये उप इकाइयाँ केंद्रक से कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती है जहाँ एक बड़ी और एक छोटी उप इकाई मिलकर राइबोसोम का निर्माण करती है। यानी कि केंद्रक के अंदर एक गाढ़ा गोल गोला होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, राइबोसोम की फैक्ट्रियों को बनाना। तो हम लोग इस चित्र को देख लेते हैं।
तो इसमें जो है केंद्रक की संरचना दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे केंद्रक को दिखाया गया है एवं यह जो है गुणसूत्र है, यहाँ पे दिखाया गया है, यह गुणसूत्र है। और यहाँ पर देख सकते हैं द्विपर्दी केंद्रक झिल्ली, यानी कि इसका 2 परत। तो इसे हम लोग आसानी से समझते हैं। तो यह जो न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर जो है गुणसूत्र होता है। तो यह गुणसूत्र जो है जोड़ा में होता है, यानी कि 23 जोड़ा में होता है। टोटल 46 गुणसूत्र, लेकिन ये एक 2 साइड से होता है, किधर से और एक इधर से, यानी कि जोड़ा में होता है। और इसी गुणसूत्र को जब खींचा जाता है तो क्या निकल के आता है? डीएनए निकल के आता है। और इस डीएनए के अंदर जो है जीन रहता है, ये जो है जीन है। और जीन को जो है वंशागति की इकाई भी कहा जाता है। एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है वंशागति की इकाई किसे कहा जाता है, तो जीन को कहा जाता है। तो जैसे कि ये जो जीन रहता है, इसी में हमारा इन्फॉर्मेशन छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मान लीजिए फिक्स है, हमारे 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, नाक कहाँ पे होता है, आँख कहाँ पे होता है। अगर ये जीन का इन्फॉर्मेशन अगर बदल जाए, यह इसमें फिक्स रहता है। अगर ये डाटा बदल जाएगा जीन का, तो क्या होगा? हमारा आँख जो है सर के जगह पे आ जाएगा, हमारा मुँह गाल के जगह पे आ जाएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन इधर-उधर हो जाएगा। जैसे कि हमारे हाथों में 5-5 उँगलियाँ होती है, तो उसी तरह अगर मान लीजिए कि ये जो जीन है, अगर ये हटा दिया जाए, तो क्या होगा? इस जीन का जो प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से हमारे हाथों में कभी-कभी आपने देखा होगा किसी-किसी के हाथों में 6 उँगलियाँ निकल के आती है। तो वह किसकी वजह से? जीन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसी में प्रॉब्लम होता है, इसी के कारण आ जाती है। तो जब सेल जो है शांत रहती है, तो डीएनए धागे की उलझी हुई क्रोमेटिन जैसा दिखता है, यानी कि गुत्थी जैसा दिखता है। लेकिन जब सेल बंटने वाली होती है, तो यही धागे सुव्यवस्थित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं? गुणसूत्र का। कुछ कोशिकाएं विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत होती है। उदाहरण के लिए मनुष्यों में परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, यानी कि वह केंद्रक रहित होती है। केंद्रक की अनुपस्थिति हीमोग्लोबिन के लिए अधिक स्थान प्राप्त करती है, जिससे यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। चूंकि इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इसीलिए ये स्वयं की मरम्मत या फिर विभाजन नहीं कर सकती है। परिणाम स्वरूप उनका जीवन काल कम होता है और ये लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है। क्या आप बिना केंद्रक के किसी अन्य कोशिका के विषय में जानते हैं? तो पहले चलिए इसे समझ लेते हैं। इंसानों की मैच्योर लाल रक्त कोशिकाओं, यानी कि आरबीसीएस में केंद्रक नहीं होता है। क्यों? ताकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह खाली रहे, वो और ज़्यादा ऑक्सीजन को ढो सके। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है कौन सी कोशिकाएं केंद्रक रहित, यानी कि न्यूक्लियस लेस होती है। तो इसे याद रखेंगे और नोट कर लेंगे, परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि मैच्योर आरबीसीएस। अर्थात परिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं जो है न्यूक्लियस लेस होती है। पूर्व केंद्रकी कोशिकाओं में एक सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता। उसका डीएनए विशेष प्रोटीन से संबंध एकल गोल अणु के रूप में विद्यमान होता है। इस आनुवांशिक पदार्थ वाले क्षेत्र को केंद्रकाभ, यानी कि न्यूक्लियोइड कहते हैं। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक यानी कि शुरुआती सेल्स हैं, उनमें पक्का न्यूक्लियस नहीं होता है। उनके डीएनए वाले हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? केंद्रकाभ कहते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक की जगह पाए जाने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी कि केंद्रकाभ कहते हैं। तो इसे आप नोट कर ले, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक की जगह पाए जाने वाले क्षेत्र को केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। ये सूक्ष्म संरचनाएं हैं जो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से उपस्थित अथवा अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ी हो सकती है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, इसीलिए सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। इसे कॉपी में नोट कर लें। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर और अब देखते हैं अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य के भीतर एक जाल के रूप में फैली होती है। यह केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली के साथ जुड़ी हुई होती है। अंतःद्रव्यी जालिका कुछ विशेषीकृत कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा यानी कि लिपिड और कुछ हार्मोन के संश्लेषण और परिवहन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका में अंतःद्रव्यी जालिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार भिन्न होती है। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है। तो चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं पहले। अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बड़ा कोशिकांग है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य के भीतर एक जाल के रूप में फैली रहती है। तो जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अंतःद्रव्यी जालिका को दिखाया गया है और यह दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और रुक्ष अंतःद्रव्यी जालिका। और यह जो है केंद्रक आवरण की बाहरी झिल्ली के साथ जुड़ी होती है। अंतःद्रव्यी जालिका कुछ विशेषाकृत कोशिकाओं में प्रोटीन, वसा और कुछ हार्मोन के संश्लेषण और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोशिका में अंतःद्रव्यी जालिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार भिन्न होती है और अंतःद्रव्यी जालिका जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका और दूसरी रुक्ष अंतःद्रव्यी जालिका। तो सबसे पहले जो है हम लोग रुक्ष यानी कि खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER को समझ लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन के स्रवण में सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए अग्नाशयी कोशिकाओं में ग्रंथि कोशिकाएं। तो अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जो है खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका जो है यानी कि RER जो है राइबोसोम जुड़े होने के कारण खुरदरी दिखती है और प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है और यह मुख्यतः प्रोटीन संश्लेषण और प्रोटीन के स्रवण में सम्मिलित होती है। एग्जाम्पल में अग्नाशय कोशिकाओं में ग्रंथि कोशिकाएं। तो अब हम लोग देख लेते हैं चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते इसलिए यह चिकनी दिखाई देती है। यह वसा और हार्मोन के संश्लेषण का भंडारण करती है। तो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका की सतह पर राइबोसोम नहीं होते हैं इसलिए यह जो है चिकनी दिखाई देती है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका वसा और हार्मोन के संश्लेषण तथा भंडारण का कार्य करती है। क्या करती है? हार्मोन का संश्लेषण करती है तथा भंडारण का काम करती है। कौन करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। अब हम लोग देखते हैं गोल्जी उपकरण, पैकेजिंग और शिपिंग केंद्र। तो अब हम लोग इसे समझते हैं। गोल्जी उपकरण एक पैकेजिंग और शिपिंग केंद्र की तरह काम करता है। गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के जो खोजकर्ता थे वह थे कैमिलो गोल्जी। उन्हीं के नाम पर इसका क्या नाम पड़ गया? गोल्जी उपकरण या फिर गोल्जी बॉडी। और इस गोल्जी उपकरण को पहली बार जो है वर्ष 1898 में इतालवी वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने एक श्वेत उल्लू यानी कि बर्ड उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में देखा था। तो एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की और कब की। तो यह याद रखेंगे और नोट कर लेंगे। गोल्जी उपकरण की खोज 1898 में और किसने की थी? तो कैमिलो गोल्जी ने की थी।
यह कार्यात्मक रूप से अंतःद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकाओं से जुड़ी होती है। गोल्जी उपकरण कोशिका के डाकघर की भांति कार्य करता है। यह प्रोटीन और अथवा लिपिड को रूपांतरित, वर्गीकृत और पुटिकाओं में पैक करके परिवहन, स्रवण अथवा लाइसोसोम निर्माण करता है। यानी कि यह जो है कार्यात्मक रूप से अंतःद्रव्य जालिका कोशिका झिल्ली और अन्य कोशिकाओं से जुड़ी होती है। गोल्जी उपकरण कोशिका के डाकघर की भ्रांति काम करती है। एग्जाम में यह काफ़ी बार पूछा गया है कि कोशिका का डाकघर या फिर पैकेजिंग यूनिट किसे कहा जाता है। तो कोशिका का डाकघर या फिर पैकेजिंग यूनिट गोल्जी उपकरण को कहा जाता है। और यह प्रोटीन अथवा लिपिड को रूपांतरित, वर्गीकृत और पुटिकाओं में पैक करके परिवहन, स्रवण अथवा लाइसोसोम निर्माण करता है। और अब तो समझते हैं कि ये लाइसोसोम निर्मलन प्रणाली क्या होता है। तो लाइसोसोम कोशिका की निर्मलन प्रणाली यानी कि कचरा साफ करने वाला तंत्र है। कोशिकाएं अपनी कोशिकीय गतिविधियों के दौरान अपशिष्ट पदार्थ और क्षतिग्रस्त यानी कि जीर्ण कोशिकांग निर्मित करता है। लाइसोसोम लयनकाय एंजाइम से भरे एकल झिल्ली आबद्ध थैले होते हैं जो अवांछित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों को भी विघटित कर सकते हैं, जिससे कोशिका स्वच्छ और स्वस्थ रहती है। विघटन से बने उत्पाद कोशिका द्रव्य में निर्मुक्त होते हैं, जहां उनका अन्य कोशिकीय प्रक्रिया में पुनः उपयोग हो सकता है। तो हम लोग इसे समझते हैं, लाइसोसोम यानी कि लयनकाय एंजाइम से भरे एकल झिल्ली आबद्ध थैले होते हैं जो अवांछित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और कोशिका के क्षतिग्रस्त अंगों को भी विघटित कर सकते हैं, जिससे कोशिका स्वच्छ और स्वस्थ रहती है। तो एग्जाम में यह काफ़ी बार पूछा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पाचक एंजाइम पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कोशिका को भी पचा देते हैं एवं विघटन से बने उत्पाद कोशिका द्रव्य में निर्मुक्त होकर जहां उनका अन्य कोशिकीय प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग हो जाता है। अब जो है हम लोग जिज्ञासा सूत्र को देख लेते हैं। तो इसे समझते हैं, इंसानों के स्पर्म यानी कि शुक्राणु सेल्स के अंदर लाइसोसोम जैसे ही एंजाइम पाए जाते हैं। जब स्पर्म एग यानी कि अंडाणु के पास पहुंचता है तो ये एंजाइम एग की बाहरी दीवार यानी कि एग की जो बाहरी दीवार होती है उसको गलाने में मदद करते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन पूरा होता है। और इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी नहीं, क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का ऊर्जा केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका को प्रायः कोशिका का ऊर्जा केंद्र यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि वे अधिकांश कोशिकीय गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया चित्र 2.14 दो झिल्लियों से घिरा होता है। तो इसे हम लोग पहले समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस यानी कि ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि यह सेल के बाकी कामों के लिए ज़रूरी एनर्जी पैदा करता है यानी कि ऊर्जा पैदा करता है। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर हाउस किसे कहते हैं? तो यह नोट कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। और जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया है वह चारों तरफ से दो परतों से यानी कि झिल्लियों से ढका होता है। जैसे कि यहाँ पर भीतरी झिल्ली है और इस जगह जो है बाहरी झिल्ली है, इस चित्र में भी दिखाया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाहरी झिल्ली को। तो बाहरी झिल्ली चिकनी और छिद्रित होती है, यानी कि बाहर वाली लेयर एकदम चिकनी और छोटे छोटे परतों यानी कि झिल्लियों से ढका होता है। अर्थात ये जो बाहर वाली लेयर होती है एकदम चिकनी और छोटे छोटे छेदों वाली होती है। वहीं भीतरी झिल्ली अंगुली जैसे उभारों में अंतवर्लित होती है। इन्हें अंतःकटक यानी कि क्रिस्टी कहा जाता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह का क्षेत्र बढ़ाती है और ऊर्जा उत्पादन को
सुगम बनाती है। यानी कि अंदर वाली झिल्ली अंदर की तरफ उंगली जैसे कि फील्ड्स में मुड़ी होती है, यानी कि यह इस तरह से करके मुड़ी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी कहते हैं, यानी कि अंतःकटक कहते हैं। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदरूनी वलयों या फिर उभारों को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। और ये कई बार एग्ज़ामों में पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लें। और ये फिल्स रिएक्शन के लिए जगह बढ़ा देते हैं, जिससे कि एनर्जी आसानी से बनती है। और जैसे कि मान लेते हैं कि यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका ये बाहरी झिल्ली है और इसके अंदर जो ये क्रिस्टी रहता है, तो एक तरह का ये क्या करता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पचकने से रोकता भी है, जिससे क्या होता है कि स्पेस बढ़ जाता है और ऊर्जा जो है आसानी से बन पाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और अन्य अणु विघटित होकर कोशिकीय श्वसन नामक प्रक्रिया के समय ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। आप इस विषय में पहले पढ़ चुके हैं। निर्मुक्त हुई ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी नाम के अणुओं के रूप में संग्रहित होती है, जो ऊर्जा की मुद्रा के रूप में कार्य करती है। इसका उपयोग जो है अधिकांश कोशिकीय गतिविधियों के लिए होता है। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या सुना? एटीपी। इसका फुल फॉर्म याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो है, अब जो है हम लोग इसे समझ लेते हैं। यहीं पर जो है ग्लूकोज टूटता है, यानी कि सेल्यूलर रिस्पिरेशन के दौरान जो है एनर्जी बाहर निकलती है। जो एनर्जी निकलती है वो एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर होती है, जिसे सेल की करेंसी यानी कि ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अब देखते हैं लवक, पादप कोशिकाओं में भोजन संश्लेषण और अंत क्रियाकलापों का केंद्र, अन्य क्रियाकलापों का केंद्र। तो हम लोग इसे समझते हैं। आपने पूर्व में पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, जो वह भोजन से उत्पन्न करता है। जंतु अपने परिवेश में भोजन प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन संश्लेषित करते हैं। परंतु पादप अपना भोजन कहाँ संश्लेषित करते हैं? एक कोशिकीय गतिविधियों के लिए पादपों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? पौधे भोजन संश्लेषण और भंडारण के लिए लवक यानी कि प्लास्टिड नामक विशेष कोशिकांगों का उपयोग करते हैं। तो हम लोग इससे पहले अच्छे से समझते हैं। पौधे की सेल्स में खाना बनाने और दूसरों का काम के लिए जो खास अंग होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? लवक कहते हैं। यानी कि जो खाना बनाने का जो काम होता है वो कौन करता है? लवक करता है। पौधे अपना खाना खुद बनाने और इससे उसे स्टोर करने के लिए प्लास्टिड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टिड यानी कि लवक का। तो हम लोगों ने पहले पिछली कक्षा में पढ़ा है कि पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। यह हम लोग ने बहुत पहले ही पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं? भोजन तैयार करते हैं। और जिसे एक हरा वर्णक, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल कहते हैं। हरित लवक एक प्रकार का लवक में उपस्थित होता है और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया की भांति दोहरी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है। हरित लवक के भीतर एक अर्ध तरल पदार्थ होता है, जिसे पीठिका यानी कि स्टोमा कहते हैं। पीठिका के भीतर चक्रिका यानी कि डिस्क के आकार की झिल्ली नुमा संरचनाएं होती है, जिसमें पर्णहरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। इस प्रक्रिया में संश्लेषित शर्करा स्टार्च के कणों के साथ पीठिका में संग्रहित होती है। तो हम लोग इसे समझते हैं कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के अंदर एक हरा पिगमेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित कहते हैं, जो सूरज की रोशनी को खींचता है। कौन खींचता है? पर्णहरित यानी कि
तो एग्ज़ाम में यह काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पौधों की पत्तियों का जो हरा रंग होता है, किस कारण से होता है और प्रकाश संश्लेषण में कौन मदद करता है? तो उसका हम लोग याद रखेंगे, क्लोरोफिल हरा रंग, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तों का रंग हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण में भी क्लोरोफिल मदद करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया 2 लेयर से घिरा होता है, वैसे ही हरित लवक भी दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बाहरी भीतरी झिल्ली और बाहरी झिल्ली दोनों दिखाया गया है। एवं क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक आधा तरल लिक्विड भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा या फिर पीठिका। और स्ट्रोमा के अंदर डिस्क जैसी गोल गोल झिल्लियाँ होती है और जिसमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो गोल गोल झिल्लियाँ होती है उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। एवं फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज या फिर शर्करा बनती है वो स्टार्च के रूप में इसी स्ट्रोमा के अंदर स्टोर हो जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया और लवकों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो कुछ जीवाणुओं से मिलती जुलती होती है। उदाहरण के लिए दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है और इस प्रकार वे अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं। ये विशेषताएं इंगित करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों इन एक कोशिकीय जीवों के साथ एक विकसित इतिहास साझा करते हैं। और यहाँ दिया है कि क्या पादप कोशिकाओं में ऐसे अन्य लवक भी हैं जिसमें हरित वर्णक के अतिरिक्त कोई अन्य वर्णक होते हैं? तो पहले हम लोग इसे समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी कि लवक की एक ऐसी आदतें या फीचर्स हैं जो बैक्टीरिया से मेल खाते हैं। तो जैसे बैक्टीरिया का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, वैसे ही इन दोनों के पास भी अपना खुद का डीएनए राइबोसोम होता है, जिससे कि ये अपने लिए कुछ प्रोटीन खुद बना लेते हैं। तो ये विशेषताएं इंगित करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक दोनों एक कोशिकीय जीवों के साथ एक विकसित इतिहास साझा करते हैं। यानी कि इन बातों से साफ पता चलता है कि यह जो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक हैं, इनका और इन छोटे जीवों यानी कि बैक्टीरिया का पुराना इतिहास या फिर रिश्ता आपस में जुड़ा हुआ है। अर्थात इसे समझे अगर हम लोग, तो कोशिका के अंदर तो बहुत सारे अंग होते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है, प्लास्टिड होता है। और यह जो प्लास्टिड है केवल और केवल पादप कोशिकाओं में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया को जैसे कि ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। और जैसे कि राइबोसोम का क्या काम होता है? प्रोटीन निर्माण करने का काम होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए सारी सुविधाएं हैं। लेकिन यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह क्या करता है? चोरी छुपे जो है अपने पास जो है राइबोसोम रख लेता है। और यह जो राइबोसोम है, यह 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं 70S और दूसरे होते हैं 80S। तो हम अपनी आँखों से जितने भी जीवों को देख सकते हैं उसके अंदर जो है 80S का राइबोसोम होता है। लेकिन जिसको नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव, ये सब में कितना एस का होता है? 70S। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया रखता है, ये कितना एस का राइबोसोम रखता है? 70S का रखता है। और ये चोरी छुपे रखता है। और एक और चीज़ है कि इसके अंदर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और यह जो प्लास्टिड है, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। यानी कि अपना डीएनए ये लोग छुपा के रखते हैं। ऐसे मेन डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जो प्लास्टिड है, इसके पास पर्सनल डीएनए पाया जाता है। और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके पास 70S का राइबोसोम भी पाया जाता है, जो कि क्या काम करता है? ऊर्जा निर्माण का काम करता है। तो एग्जाम में यह काफ़ी बार पूछा जाता है, ऐसे कौन से कोशिका के अंग हैं जो यूकैरियोटिक होते हुए भी प्रोकैरियोटिक का काम करते हैं? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
क्योंकि यह जो है 70s किसके पास होता है, प्रोकैरियोटिक यानी कि सूक्ष्म जीवों के पास होता है 70s का राइबोसोम। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है चोरी छुपे क्या करता है, 70s का राइबोसोम रख लेता है। तो अब यह क्वेश्चन उठता है कि क्या पादप कोशिकाओं में ऐसे अन्य लवक भी हैं जिसमें हरित वर्णक के अतिरिक्त अन्य कोई वर्णक होते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि क्या पौधे में हरे रंग के अलावा किसी और रंग के भी लवक पाए जाते हैं। तो इसे हम लोग देखते हैं पहले। फूल फल और सब्जियां विभिन्न रंग किस प्रकार प्राप्त करते हैं। फूलों की पंखुड़ियों और फलों के लवकों में पर्णहरित के अतिरिक्त अन्य वर्णक होते हैं। इन लवकों को वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ है रंग। फूलों और फलों में उनके वर्णक चटक रंगों पीले, नारंगी या लाल हो सकते हैं के स्रोत होते हैं। ऐसे चटकीले रंग परागण के लिए परागकारियों और फल खाने वाले जंतुओं को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। इससे बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायता मिलती है। तो चलिए हम लोग इसे पहले समझते हैं। फूलों, फलों और सब्जियों को अलग अलग खूबसूरत रंग कहाँ से मिलते हैं। फूलों और फलों के अंदर क्लोरोफिल यानी कि हरे रंग के अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। रंग बिरंगे पिगमेंट देने वाले इन लवकों को वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, जो कि क्रोमा का मतलब ही रंग होता है। यानी कि जो क्रोमा होता है इसका मतलब क्या होता है, रंग होता है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि फलों और फूलों को रंग प्रदान करने वाले लवक को क्या कहते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट या फिर वर्णी लवक कहते हैं। वर्णी लवक का क्या काम होता है, फलों और फूलों में रंग प्रदान करना। इसे आप लोग नोट कर ले और याद भी कर ले। वर्णी लवक का क्या काम होता है, फलों और फूलों में रंग प्रदान करना। तो इन्हीं की वजह से फल और फूल पीले, लाल या फिर नारंगी जैसे चमकीले रंगों में दिखाई देते हैं। और ये जो चमकदार रंग तितलियों, भंवरों, परागणकारियों और फल खाने वाले जानवरों को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे कि जानवर फल खाकर बीज यहाँ वहाँ गिराते हैं, जिससे कि बीजों का फैलाव यानी कि प्रकीर्णन होता है और नए पौधे उगते हैं। तो अब हम लोग आगे समझते हैं। कुछ लवकों में वर्णक नहीं होते, अतः वे रंगहीन होते हैं, जिसे अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीक में ल्यूकस का अर्थ है सफ़ेद या रंगहीन। अवर्णी लवक खाद्य सामग्री जैसे कि स्टार्च, तेल या फिर प्रोटीन का भंडारण करते हैं और उनके द्वारा संग्रहित भोजन के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आलू और अरबी कोलोकेसिया की कोशिकाओं में कुछ अवर्णी लवक स्टार्च संग्रहित करते हैं। इसे हम लोग समझते हैं पहले। कुछ प्लास्टिड ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई रंग या फिर पिगमेंट नहीं होता, यानी वे एकदम रंगहीन यानी कि बेरंग होते हैं। बिना रंग वाले इन लवकों को क्या कहते हैं हम लोग, अवर्णी लवक कहते हैं, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जहाँ ल्यूकस का अर्थ क्या होता है, सफ़ेद रंग या फिर रंगहीन होता है। तो एग्ज़ाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रंगहीन या श्वेत लवकों को क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट या फिर अवर्णी लवक। तो क्या कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट या फिर अवर्णी लवक। यह क्या करता है, सफ़ेद या फिर रंगहीन का काम करता है और इसका मुख्य काम होता है खाना, जैसे कि स्टार्च, तेल या फिर प्रोटीन को स्टोर करना होता है। और यह क्या स्टोर करते हैं, उसके हिसाब से इनके नाम तय करते हैं। जैसे कि आलू और अरबी के अंदर जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वे स्टार्च जमा करके रखते हैं। तो अवर्णी यानी कि ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या काम होता है, भोजन को स्टोर करके रखना। और वर्णी लवक का क्या काम होता है, फलों और फूलों को रंग प्रदान करना। तो हम लोगों ने अभी तक में कितने प्रकार के लवक को देखा, 3 प्रकार के लवक को देखा। तो पहला कौन सा था, हरित लवक, दूसरा था वर्णी लवक और तीसरा था अवर्णी लवक, यानी कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो अब हम लोग चलते हैं रसधानी को समझते हैं। रसधानी भंडारण और अवलंबन के लिए कोशिकांग।
तो लवक जैसे हरित लवक पौधों को भोजन तैयार करने और उसे अस्थायी रूप से संग्रहित करने में सहायता करते हैं। अन्य लवक जैसे कि अवर्णीय लवक भोजन के भंडारण में सहायता करते हैं। परंतु कोशिका में जल, खनिज, अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित होते हैं? जब पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त नहीं होता तो वे मुरझाए क्यों दिखते हैं? तो चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं। अब बात क्या आती है रसधानी की, यानी कि वैक्यूल्स की, जो चीज़ों को स्टोर करने और पौधों को सहारा देने का काम करती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो क्या करता है, खाना बनाता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करता है। लेकिन सेल के अंदर पानी, मिनरल्स और कचरा कहाँ पर जमा होता है? तो पानी ना मिलने पर पौधे क्यों मुरझा जाते हैं? तो आइए जानते हैं। तो एक बड़े हो चुके पौधों की सेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, यानी कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होती है। क्या होती है? केंद्रीय, बड़ी केंद्रीय राजधानी। और एग्जाम में काफ़ी बार यह पूछा जाता है, पादप कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो पादप कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उनमें जो है बड़ी केंद्रीय राजधानी पाई जाती है। तो इसे आप लोग नोट कर लें। तो अब हम लोग समझते हैं रसधानी कोशिका रस यानी कि सेल सैप नामक जलीय तरल से भरी होती है। रसधानी जल, खनिज, शर्करा और अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित करती है। बड़ी मात्रा में जल संग्रहित करके रसधानी कोशिका के भीतर दबाव बनाए रखने में सहायता करती है, जो पादप कोशिका की को दृढ़ रखती है। तो हम लोग इसे समझते हैं कि इस वैक्यूल्स के अंदर, यानी कि इस रसधानी के अंदर पानी जैसा एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जिसे कि क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका रस, सेल सैप कहते हैं। इसी रसधानी के अंदर पानी, मिनरल्स, चीनी और फालतू कचरा स्टोर रहता है। और इसके अंदर पानी भरकर यह सेल के अंदर एक प्रेशर यानी कि दबाव बनाए रखती है, जिससे पौधों की कोशिका टाइट और मजबूत बनी रहती है। अर्थात इंसानों और जानवरों की सेल्स भी छोटी मोटी राजधानियाँ हो सकती है, लेकिन पौधे यानी कि पौधों जितनी बड़ी नहीं होती। ये सिर्फ कुछ समय के लिए चीज़ों को स्टोर करने का काम करती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, देखते हैं जिज्ञासा सूत्र को। वर्ष 2010 में वैज्ञानिक जे क्रैक वेंटर और उनके दल ने सांश्लेषिक जैविकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज की। इन्होंने पहले कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का उपयोग करके माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नाम का एक सरल जीवाणु के पूर्ण डीएनए अनुक्रम का अध्ययन किया। फिर इन्होंने प्रयोगशाला में इस डीएनए की रासायनिक रूप से एक यथार्थ प्रति संश्लेषित की। इसके बाद इन्होंने एक अन्य निकट रूप से संबंधित जीवाणु लिया और उसका डीएनए निकाल दिया, किंतु कोशिका के शेष भागों जैसे कि कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली को अक्षुण्ण रखा। इन्होंने इस कोशिका में संश्लेषित डीएनए प्रविष्ट किया। इसके पश्चात कोशिका नए अंतर्विष्ट संश्लेषित डीएनए के अनुदेशों के अनुसार वृद्धि करने और विभाजित होने लगी। इस प्रयोगों ने दर्शाया कि डीएनए कोशिका की संरचना और गतिविधियों का नियंत्रित करता है। यद्यपि वैज्ञानिकों ने नए सिरे से एकदम नई कोशिका का सृजन नहीं किया, इनमें केवल डीएनए संश्लेषित था। कोशिका के अन्य भाग पहले से विद्यमान एक जीवित कोशिका से लिए गए थे। यानी कि साल 2010 में साइंटिस्ट जे क्रैक वेंटर और उनकी टीम ने सिंथेटिक बायोलॉजी की दुनिया का एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। कंप्यूटर की मदद से इन्होंने माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स नाम के बैक्टीरिया का पूरा डीएनए की स्टडी की और लैब के अंदर हूबहू वैसा ही आर्टिफिशियल डीएनए केमिकल तरीके से तैयार कर लिया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने दूसरे बैक्टीरिया का असली डीएनए बाहर निकाल कर फेंका, लेकिन सेल के बाकी हिस्से जैसे कि साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन को बिल्कुल सुरक्षित यानी कि अक्षुण्ण रखा। फिर उस खाली बची हुई सेल के अंदर अपना वही लैब में बनाया हुआ सिंथेटिक डीएनए डाल दिया। कमाल यह हुआ कि वह सेल नए डीएनए के आदेशों के मुताबिक बढ़ने और खुद को बांटने यानी कि विभाजित होने लगी।
और इस प्रयोग से यह साबित हो गया कि सेल की बनावट और उसके सारे कामकाज को कंट्रोल करने वाला असली मालिक डीएनए होता है। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोशिका की सभी गतिविधियों और संरचनाओं को नियंत्रित कौन करता है, तो डीएनए करता है। इसे आप लोग नोट कर लें। लेकिन हालांकि वैज्ञानिकों ने कोई एकदम शून्य से नई सेल नहीं बनाई थी, उन्होंने सिर्फ डीएनए आर्टिफिशियल बनाया था। बाकी सेल के दूसरे पार्ट्स पहले से मौजूद जिंदा सेल से ही लिए गए थे। अब देखते हैं सामान्य कोशिकाएं किस प्रकार वृद्धि और विभाजित करती है। जब आपकी त्वचा पर एक छोटा सा कट लग जाता है तो यह कुछ दिनों में स्वतः ठीक हो जाती है। जब आपके शरीर से बाल गिरते हैं तो नए बाल उग जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर की कोशिकाएं पुरानी मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए वृद्धि कराती है, यानी कि ग्रो और विभाजित होती है। जब हमारा शरीर वृद्धि करता है तो ऐसा केवल इसलिए नहीं होता कि कोशिकाएं बड़ी हो जाती है। कोशिकाएं केवल एक निश्चित आकार तक बढ़ सकती है, परंतु वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि कोशिकाएं विभाजित होकर नई कोशिकाएं बनाती है। यह समझने के लिए कि कोशिकाएं किस प्रकार विभाजित होती है, आइए हम प्याज के ताज़ा वर्धनशील मूलाग्रों का अध्ययन करें। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं कि अब हम समझेंगे कि आम कोशिकाएं कैसे बढ़ती है और डिवाइड होती है। जैसे चोट लगने पर स्किन अपने आप ठीक हो जाती है, बाल झड़ने पर नए बाल आ जाते हैं। ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि हमारी बॉडी की पुरानी मर चुकी या फिर ख़राब सेल्स की जगह लेने के लिए नई सेल्स ग्रो करती है और आपस में बढ़ती है। तो हमारे शरीर के बड़े होने का मतलब यह नहीं कि एक सेल से पूरे शरीर फूलकर इतना बड़ा हो जाएगी, बल्कि सेल्स एक लिमिट तक ही बड़ी होती है। असल में शरीर इसलिए बढ़ता है क्योंकि कोशिकाएं बार बार टूटकर नई कोशिकाएं बनाती है। और सेल्स कैसे डिवाइड होती है इसे आंखों से देखने के लिए हम प्याज की जड़ के सिरों का प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं। मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल्स होता है। तो जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लेते हैं वैक्यूल्स में कुछ इशू हो गया, तो वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा है। अब ये जो वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा है, वैक्यूल्स का अंग में वर्क नहीं हो रहा, तो यह किसके पास इंफॉर्मेशन होगा? डीएनए के पास। डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है तो मतलब कि न्यूक्लियस के पास इंफॉर्मेशन होगा। तो यह न्यूक्लियस के थ्रू यह जो इन्फॉर्मेशन है वह एक दूसरे कोशिका के पास जाता है। तो यह जो लाइसोसोम है, यह इसे क्या बोला जाता है? अपघटक एंजाइम बोला जाता है। यानी कि अगर यह वैक्यूल्स काम नहीं कर रहा है तो यह जो लाइसोसोम के पास अपघटक एंजाइम होता है, तो जैसे यह अंग काम नहीं कर रहा तो यह क्या करेगा कि इस पर जो है, जैसे कि इसका अगर अपघटक एंजाइम इस पर पड़ जाएगा, अगर इस पर डाल देगा तो इससे क्या होगा? वैक्यूल्स जो है ख़त्म हो जाएगा, यह नहीं रहेगा। क्योंकि लेकिन अब क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होता है यह कॉपी का काम करता है। यानी कि जैसे कि अगर हमारे शरीर में कोई कोशिका काम नहीं कर रहा था और उसको हटा दिया गया, तो यह जो सेंट्रोसोम है तो यह क्या करता है? कॉपी बना देता है। यानी कि अगर वैक्यूल्स ख़राब होकर उसको ख़त्म कर दिया गया तो अब यह क्या करेगा? न्यू वैक्यूल्स बना देगा। लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं होता। जैसे कि हम अपने हाथ पर एक थप्पड़ मारते हैं तो इससे क्या होगा? कई कोशिकाएं मर जाती है। अगर यह पूरा कोशिका, अगर ये जैसे कि लाइसोसोम जो है अगर फट जाता है तो यह जितनी भी कोशिकाएं हैं सब क्या होगी? तहस नहस हो जाएगी। तो बगल में भी तो बहुत लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। तो यह क्या करेगा? दूसरा साइड का जो कोशिका होगा बोलेगा, अरे इस कोशिका यहाँ का जगह खाली लग रहा है, लगता है कोशिका को कुछ हो गया है। यह क्या करेगा? एक नया कोशिका यहाँ पर बना देगा। तो फिर से उसके अंदर जो है वही उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम वह फिर से बन जाएगा। क्योंकि कोशिकाएं क्या करती है? विभाजन का काम करती है। यह क्या करती है? नई कोशिकाएं बनाती है टूटकर। अब जो है आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कोशिकाएं डिवाइड होती है, यानी कि सेल कैसे डिवाइड होता है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे।
तो क्या आपने प्याज की जड़ के सिरों की कोशिकाओं को देखा? क्या वे सब एक जैसी दिखती है या उनमें कोई फ़र्क है? और अगर फ़र्क है तो क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्याज की जड़ की बढ़ने वाली कोशिकाएं लगातार आपस में बढ़ती है, यानी कि विभाजित होते रहती है। और सेल के इस तरह बंटने की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी कि सेल डिवीजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं को दर्शाता है, अतः ये कोशिकाएं कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के अनुरूप भिन्न संरचनाएं दर्शाती है। क्या आप पहचान सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान कौन सी अवस्था पहले आती है? ये हमें चित्र के दौरान देखना है। तो हमारे शरीर में अनुमानित रूप से प्रतिदिन सैकड़ों अरब कोशिकाएं प्रतिस्थापित होती है, जो हमारे शरीर में कोशिकाओं की कुल संख्या का लगभग 1% होता है। कितना? 1%। पूर्व केंद्रकी और सुकेंद्रकी दोनों प्रकार की कोशिकाएं विभाजित होती है, परंतु सुकेंद्रकी कोशिकाएं कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल नामक प्रक्रिया द्वारा अधिक नियंत्रित और व्यवस्थित ढंग से विभाजित होती है। आप उच्चतर कक्षाओं में कोशिका विभाजन की अवस्थाओं में विशेष में पढ़ेंगे। तो क्या होता है कि सेल डिवीजन की अलग अलग स्टेटेज होते हैं, और इसलिए अलग अलग स्टेज पर होने के कारण कोशिकाएं अलग अलग तरह की बनावट की दिखती है। क्या आप बता सकते हैं कि सेल डिवीजन के समय सबसे पहले कौन सी स्टेप आती है? हमारे शरीर में हर रोज लगभग सैकड़ों अरब नई सेल्स यानी कि न्यू कोशिका पुरानी की जगह लेती है, जो कुल सेल्स का लगभग कितना परसेंट होता है? 1% होता है। और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स बढ़ती है, लेकिन यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकी जो है, सुकेंद्रकी सेल्स सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र के जरिए बहुत ही कंट्रोल और पक्के तरीके से डिवाइड होती है। कौन सी? यूकैरियोटिक यानी कि सुकेंद्रकी। और सेल डिवीजन की इन सभी अवस्थाओं के बारे में जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर जो है इस चित्र के जरिए प्याज के मूलाग्रों की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के विभिन्न अवस्थाओं को दिखाया गया है। आप सभी को ध्यान से देख के इसे समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से नई कोशिकाएं उत्पन्न होती है। इससे सजीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और जनन संभव होता है। कुछ कोशिकाएं जैसे त्वचा की कोशिकाएं नियमित रूप से क्षय होने वाली कोशिकाओं की प्रतिस्थापित करने के लिए नियंत्रण विभाजन करती है। कोशिका विभाजन के दो प्रमुख प्रकार हैं, समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो समसूत्री विभाजन सामान्यतः वृद्धि, मरम्मत, रखरखाव और अलैंगिक जनन के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन में आनुवंशिक विविधता के सृजन के लिए महत्वपूर्ण है। तो सेल डिवीजन वह प्रोसेस है जिसमें पहले से मौजूद पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाएं पैदा होती है। और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण हमेशा पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। यह क्या होता है? यह कोशिका सिद्धांत का मुख्य बिंदु होता है। तो इसी प्रक्रिया की वजह से जीव जंतु बढ़ते हैं, चोट लगने पर टूटे फूटे टिश्यू ठीक होते हैं और नए जीवों का जन्म मुमकिन होता है। हमारे शरीर की कुछ सेल्स जैसे कि स्किन की कोशिकाएं रोज घिसने पीटने वाली पुरानी सेल्स की जगह नई सेल्स बनाने के लिए लगातार बढ़ती रहती है। और सेल डिवीजन जो है कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन मिटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। तो कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर ले। तो कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार माइटोसिस और मियासिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो अब जो है हम लोग समझ लेते हैं किसको? समसूत्री विभाजन पर। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन का आरंभ एकल निषेचित अंडाणु से होता है। यह एक कोशिका शरीर में खरबों कोशिकाओं को बनाने के लिए बार बार विभाजित होती है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। यह सबसे सामान्य प्रकार का कोशिका विभाजन है। यानी कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री शरीर के बढ़ने, रिपेयर और रखरखाव के काम आता है, जब अर्धसूत्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
गुणों की विविधता यानी कि भिन्नता लाने के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर हम लोग समसूत्री विभाजन को डीप में समझें यानी कि डिटेल में समझें, तो हर इंसान के जीवन की शुरुआत सिर्फ एक सिंगल फर्टिलाइज एग यानी कि निषेचित अंडाणु से होती है। यह अकेली सेल बार बार बढ़कर पूरे शरीर में खरबों कोशिकाएं तैयार करती है। और माइटोसिस जो है, शरीर के जरिए सेल्स की गिनती तेजी से बढ़ती है और यह शरीर में होने वाला सबसे कॉमन सेल डिवीजन है। और समसूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल यानी कि जनक कोशिका से बिल्कुल उसके जैसी हूबहू दो नई डॉटर सेल होती है यानी कि संतति कोशिकाएं बनती है। तो एग्ज़ाम में यह काफ़ी बार पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान होती है। अर्थात समसूत्री विभाजन एक जनन कोशिका से आनुवांशिक रूप से समान दो संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। यानी कि समसूत्री विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिकाएं आनुवांशिक रूप से बिल्कुल समान होती है। प्रत्येक नई कोशिका को जनक कोशिका के समान डीएनए और समान संख्या में गुणसूत्र मिलते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आनुवांशिक सूचना व्यापक रूप से शरीर की सभी कोशिकाओं में बनी रहे। यानी कि हर नई सेल को पुरानी सेल जितना ही डीएनए और उतने ही गुणसूत्र मिलते हैं यानी कि क्रोमोसोम मिलते हैं। और इसी वजह से जो है शरीर की हर सेल के अंदर जेनेटिक जानकारी एक जैसी और सुरक्षित बनी रहती है। तो अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन को। तो अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसे प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें युग्मक बनते हैं और केवल जनन अंगों की कोशिकाओं में होता है। लैंगिक जनन के लिए निर्मित युग्मक सजीवों में विभिन्नताएं और विविधता उत्पन्न करते हैं। इसी कारण बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं किंतु पूर्णतः उनके जैसे नहीं होते। मनुष्य सहित जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन मात्र नर के वृषण की कोशिकाओं में शुक्राणु बनने के लिए मादा और अंडाशय की कोशिकाओं में अंडाणु बनाने के लिए होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागन जो बाद में नर युग्मक बनाते हैं बनाने के लिए पराग कोष नर भागों में और अंड कोशिकाएं बनाने के लिए अंडाशय यानी कि मादा भागों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जनक कोशिकाएं दो बार एक के बाद एक विभाजित होकर 4 संतति कोशिकाएं बनाती है। प्रथम विभाजन में कोशिकाएं 2 संतति कोशिकाएं में विभाजित होती है और प्रत्येक समसूत्री विभाजन के समान होती है, जहां प्रत्येक संतति कोशिकाओं 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है जिससे 4 संतति कोशिकाएं बनती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक युग्मक में जनक कोशिका की तुलना में डीएनए की संख्या आधी होती है। निषेचन के समय जब 2 जीवों के युग्मक मिलते हैं तो गुणसूत्रों की मूल संख्या पुनर्स्थापित हो जाती है। और आप जो है इसे डीप में पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो इसे जो है हम लोग अच्छे से एक बार समझ लेते हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में एक ऐसा प्रकार का कोशिका विभाजन होता है जिसमें युग्मक बनते हैं और यह केवल जनन अंगों की कोशिकांगों में होता है। लेकिन जनन के लिए निर्मित युग्मक सजीवों में विभिन्नताएं और विविधता उत्पन्न करते हैं। इसी कारण जो है बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते होते हैं किंतु उनके जैसे नहीं होते। और अर्धसूत्री विभाजन सेल डिवीजन का वह तरीका है जिसमें सेल्स यानी कि युग्मक जो होते हैं स्पर्म और एग तैयार होते हैं और यह सिर्फ शरीर के जनन अंगों में ही होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनने वाले युग्मक बच्चों में नई विभिन्नताएं लाते हैं। यही वजह है कि बच्चे अपनी मम्मी पापा के जैसे दिखते तो हैं लेकिन एकदम उनकी कार्बन कॉपी यानी कि हूबहू वैसे नहीं होते। इंसानों और जानवरों में मियासिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ मेल के टेस्टिक्स में स्पर्म बनाने और फीमेल की ओवरी में अंडाणु बनाने के लिए होता है। और पौधों के अंदर नर हिस्से यानी कि पराग कोष में परागकण बनाने के लिए और मादा हिस्से यानी कि अंडाशय में अंड कोशिका बनाने के लिए यही अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस विभाजन में एक पेरेंट सेल लगातार 2 बार बढ़ती है। कितने बार बढ़ती है? 2 बार बढ़ती है। और आखिर में जो है 4 नई डॉटर सेल यानी कि संतति
कोशिकाएं तैयार करती है। पहले स्टेप में विभाजन जो है 2 हिस्सों में बांटती है और क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र की संख्या जो है आधी रह जाती है। और दूसरा स्टेप बिल्कुल माइटोसिस यानी कि समसूत्री की तरह होता है, जिसमें चारों नई कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी ही बनी रहती है। और इसका नतीजा यह होता है कि हर युग्मक में पेरेंट सेल के मुकाबले डीएनए आधा हो जाता है, और जब फर्टिलाइजेशन के वक्त नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्रोमोसोम्स की असली संख्या फिर से बराबर हो जाती है, यानी कि रीस्टोर हो जाती है। देख लेते हैं अब हम लोग अरुण कुमार शर्मा। ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो गुणसूत्रों पर किए गए अपने कार्य के लिए विख्यात हैं, यानी कि बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने प्लांट्स के क्रोमोसोम को पढ़ाने के लिए लैब में बहुत सारी नई तकनीकें खोजी है, जिसके लिए इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान मिले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार विज्ञान एवं समाज। वैज्ञानिकों ने जंतुओं की कोशिकाओं को विशेष परिस्थितियों में शरीर के बाहर वृद्धि करने की विधियां विकसित की है। इससे कोशिका संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर कहते हैं। इस प्रक्रिया में किसी जीव से कोशिकाएं पृथक कर पोषित समृद्ध माध्यम में रखी जाती है, जिससे उनकी वृद्धि और गुणन संभव होता है। संवर्ध को सुरक्षित रखने के लिए निर्जमीकृत परिस्थितियों में उचित तापमान, अम्लीय अथवा क्षारीय परिस्थितियां और नमी बनाए रखी जाती है। कोशिका संवर्धन कोशिकाओं के कार्य का अध्ययन करने तथा जैव रासायनिकों, भोजन, औषधि, टीकों आदि के उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि साइंटिस्टों ने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिसमें जानवरों या फिर पौधों की कोशिकाओं को शरीर से बाहर लैब में सुरक्षित माहौल देकर बढ़ाया जा सकता है। इसे टिश्यू कल्चर यानी कि कोशिका संवर्धन कहते हैं। और इस प्रोसेस में सेल को निकालकर पोषक तत्वों से भरे लिक्विड में रखा जाता है ताकि वह ग्रो कर सके, और इसे सेफ रखने के लिए सही टेम्परेचर, नमी और साफ सुथरा माहौल दिया जाता है। और सेल के कामकाज को समझाने, दवाइयाँ, टीके और केमिकल्स बनाने के लिए टिश्यू कल्चर बहुत काम की टेक्नोलॉजी है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रियाएं उचित और नियंत्रित विधि से होनी चाहिए। क्या होगा यदि अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन उचित रूप से संपन्न नहीं होंगे? यदि इन प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि होगी तो यह जीव के शरीर में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकती है। समसूत्री विभाजन में त्रुटियां अनियंत्रित कोशिका विभाजन का कारण बनती है। इससे अबुर्द का निर्माण हो सकता है और कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या असामान्य हो सकती है। अर्धसूत्री विभाजन में त्रुटियां होने पर आनुवांशिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। यह विकार विकास संबंधी समस्याओं या विशिष्ट शारीरिक लक्षणों से संबंधित हो सकते हैं। त्रुटिपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन से गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में गर्भपात या प्रजनन क्षमता में कमी भी संभावना हो सकती है। यानी कि माइटोसिस यानी कि समसूत्री और मियासिस यानी कि अर्धसूत्री दोनों सेल डिवीजन बहुत ही कायदे से और कंट्रोल तरीके से होने चाहिए, और इसमें कोई भी गड़बड़ या गलती हो गई तो शरीर में कई तरह की बीमारियां या समस्याएं पैदा हो सकती है। अगर समसूत्री विभाजन में कोई चूक हो जाए तो सेल्स बिना किसी कंट्रोल के लगातार बंटने लगेंगे, तो इससे ट्यूमर बन सक जाता है यानी कि अबुर्द बन जाता है, और नॉर्मल सेल्स का क्रोमोसोम्स का बैलेंस जो है बिगड़ जाता है। और अगर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गड़बड़ी हो जाए तो बच्चा में जेनेटिक बीमारियां यानी कि आनुवांशिक विकार हो सकती है, बॉडी के डेवलपमेंट में दिक्कत आ सकती है, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी की शुरुआती दौर में मिसकैरेज या फिर बच्चा पैदा करने की क्षमता में कमी आ सकती है। तो अब जो है हम लोग कोशिका सिद्धांत, जीव विज्ञान का एकीकरण सिद्धांत को समझ लेते हैं। जीवों के विषय में एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है, और वर्ष 1838 में मिथियास श्रीलेडेन कब 1838 में मिथियास श्रीलेडन नाम का एक जर्मन वनस्पति शास्त्री ने बताया कि सभी पादप कोशिकाओं से बने होते हैं। वर्ष 1839 में जर्मन
प्राणी विज्ञानी थियोडर स्वान ने पाया कि सभी जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके पश्चात जो है 1855 में रुडोल्फ विर्चो नामक जर्मन वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत का यह कहकर विस्तार किया कि नई कोशिकाएं केवल पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से बनती है। तो एग्जाम में यह काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्वीडन एवं स्वान ने किया था। किसने किया था? स्लाइडेन एंड स्वान ने। यहाँ पे स्लीडन दिया हुआ है लेकिन इसे स्लाइडेन भी याद रख सकते हैं। 1902 में ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्र गॉटलीब हेबरलैंड ने प्रस्तावित किया कि किसी भी जीवित पादप कोशिका को यहाँ तक कि स्थायी उत्तक पूर्णतः परिपक्व कोशिका को भी यदि उपयुक्त पोषक तत्व और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान की जाए तो वह एक संपूर्ण पादप में विकसित हो सकती है। यानी कि वर्ष 1902 में ऑस्ट्रेलियाई वनस्पति शास्त्र गॉटलीब हेबरलैंड ने प्रस्ताव किया कि किसी भी जीवित पादप कोशिका को यहाँ तक कि स्थायी उत्तक पूर्णतः परिपक्व कोशिका को भी यदि उपयुक्त पोषक तत्व और अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाए तो यह एक संपूर्ण पादप में विकसित हो सकती है। इन्होंने सुझाव दिया कि पादप कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनने और उन्हें परिवर्तित करने की क्षमता भी होती है। पादप कोशिकाओं में इस विशेष क्षमता को पूर्ण सत्ता यानी कि टोटिपोटेंसी कहते हैं और हेबरलैंड के विचार ने जीव विज्ञान की नई शाखा की नींव रखी जिसे पादप उत्तक संवर्धन प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं की पूर्ण विकास क्षमता को टोटिपोटेंसी या फिर पूर्ण सत्ता कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? हेबरलैंड ने 1902 में की थी। इसे आप लोग नोट कर ले कि पादप कोशिकाओं की पूर्ण विकास क्षमता को टोटिपोटेंसी या फिर पूर्ण सत्ता कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? हेबरलैंड ने 1902 में। पुरातन क्लासिकल कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सजीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्व विद्यमान कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और यह सिद्धांत जीवाणुओं से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों को एकीकृत करता है एवं कोशिका विभाजन के माध्यम से जीवन की निरंतरता की व्याख्या करता है। तो अब हम लोग जो है आगे समझते हैं क्या कोशिकाएं चिरकाल तक वृद्धि और जनन करती है। तो कोशिकाएं नियंत्रित विधि से वृद्धि और विभाजन करती है, अपने निर्धारित स्थान पर बनी रहती है, स्वयं के कार्य करती है और अंततः जब उनकी आवश्यकता नहीं रहती तो वे मृत हो जाती है और मृत कोशिकाएं नई कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, तो उनके समान ही कार्य करती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं संपर्क अवरोध किसे कहते हैं। तो अनेक जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सामान्यतः उस समय अवरुद्ध हो जाता है जब कोशिकाएं निकटवर्ती कोशिकाओं के संपर्क में आती है, तो इस प्रक्रिया को संपर्क अवरोध कहते हैं। यद्यपि कैंसर कोशिकाएं यह नियंत्रण खो देती है और अनियंत्रित रूप से विभाजित होते रहती है, जिसे अवरुद्ध बनते हैं यानी कि ट्यूमर्स बनते हैं। तो अब जो है हम लोग जिज्ञासा सूत्र को देख लेते हैं। कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार वृद्धि करती है और फैलती है। तो सामान्य कोशिकाएं विधि से वृद्धि करती है और जीर्ण होती है और सामान्य कोशिकाएं नियंत्रित विधि से वृद्धि करती है और जीर्ण होती है लेकिन मृत हो जाती है। कई बार यह प्रणाली जो है विफल हो जाती है और असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने और विभाजित होने लगती है। इसके परिणाम स्वरूप अवरुद्ध बनते हैं जो सुदम्य या दुर्दम हो सकते हैं। कैंसर युक्त अवरुद्ध आसपास के ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं और शरीर के अन्य भागों में भी फैलकर एक नए अवरुद्ध बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा यह चैप्टर यहाँ पे आके ख़त्म होता है और आई होप कि आप सभी को यह क्लास में कोशिका समझ में आ गया होगा कि भले ही आँखों से ना दिखे पर हमारी पूरी बॉडी का रिपेयरिंग सिस्टम और ग्रोथ इसी पर टिके हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे और जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे।
और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट चैप्टर आपसे मिस ना हो। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।